Hello, my dear students. Hello, everybody. How are you? I hope you all are safe at your home. So, आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर 2 हिस्ट्री है, वो हम आज पढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको एसएसटी अच्छी लगती होगी, समझ आता होगा, हिस्ट्री भी बोरिंग नहीं लगती होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। और उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel. So let's go and start the chapter. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे द प्रोग्रेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, सोशल चेंजेस दैट वर टेकन प्लेस इन रशिया। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी द फ्रेंच रेवोल्यूशन समझा दिया है। अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी जानना होगा कि क्या हुआ था वहाँ पर और किस वजह से वहाँ के लोगों ने ऐसा किया कि वहाँ पे अब रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, लोग अब वहाँ पर फ्री हैं। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप पे क्या असर पड़ा, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझना चाहते हैं तो आपको उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। मीन्स कौन सा समा है सोशल चेंज का, सोसाइटी के बदलने का। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, इतनी पॉसिबिलिटीज़ ला दी कि पूरे यूरोप में जो सोसाइटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बिल्कुल ही चेंज हो गई। पर यूरोप में सभी नहीं चाहते थे कि सब इतना कुछ बदल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के ग्रुप बन चुके थे, जिसमें से कुछ लोग थे लिबरल्स, कुछ थे रेडिकल्स और कुछ थे कंजर्वेटिव्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिबरल्स की। लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स वो हैं दोज हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। मीन्स ये जो लोग हैं लिबरल्स चाहते हैं कि क्या हो, पूरी आज़ादी हो, हर तरीके के लोगों, हर धर्म के की क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर धर्म के लोग को हर फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो जो सबके लिए कानून बनाए और एक ऐसी न्यायपालिका मतलब जुडिशरी होनी चाहिए, ऐसी कोर्ट्स होनी चाहिए जो बिल्कुल फ्री होकर अपना काम करे। अब उसके बाद है रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन होते हैं? रेडिकल्स वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट बने कंट्री की वो किसके ऊपर बने, कौन से लोग उसके मेंबर हों, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं उनकी मेजॉरिटी हो और उन्हीं की गवर्नमेंट बननी चाहिए। और वो नहीं चाहते कि ये जो प्रॉपर्टी है या मनी है ये कुछ लोगों के हाथ में जाए, जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं उनके पास ही सारी पावर्स होनी चाहिए। उसके बाद अब है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई बदलाव आए, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चले। और इसके साथ वो कहते हैं कि जो हमारा पास्ट है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो कोई बदलाव नहीं चाहते, जैसे लोग रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये जो टॉपिक्स ये हेडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब जैसे कि हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सब लोग इतने अवेयर हो गए, इतने जागरूक हो गए, उनको अपने राइट्स पता चले क्योंकि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, राजे की ताकत को, किंग को ख़त्म कर दिया, अब वो फ्री हैं।
तो उसके साथ क्या हुआ, एक न्यू टाइम, एक न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड शुरू हो गया पूरे यूरोप में। ये एक ऐसा टाइम था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि वहाँ पर क्या है, हर तरीके के सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। सोसाइटी में बदलाव आया, पैसे की कंडीशन में बदलाव आया। तो क्या हुआ, उस समय न्यू न्यू सिटीज़ बन के आई, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हुआ, रेलवे में प्रोग्रेस हुई, तो इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की उसके बाद। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, सब मेन है, वुमेन, चिल्ड्रन सभी काम करने लगे। पर वो जो काम करते थे वो बहुत ज़्यादा समय तक करते थे और उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। और इसके साथ साफ सफाई, सैनिटेशन है, हाउसिंग का काम है, सब कुछ है, ये बहुत प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो लिबरल्स और रेडिकल जो लोग थे, वो ग्रुप थे, उन्होंने सोचा कि अब इसका भी एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारी इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी, प्रॉपर्टी थी सबकी, सब अपनी इंडस्ट्री लगाते थे अमीर लोग और काम करवाया करते थे। लिबरल्स और रेडिकल्स खुद अपने आप में क्या थे, प्रॉपर्टी ओनर्स थे, खुद वो एम्प्लॉयर्स थे, खुद वो जॉब करवाते थे लोगों से। और इसके साथ हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये जो भी बेरोज़गारी है इसको ख़त्म करेंगे और क्या करेंगे, वेजिस को भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि सबको क्या है, एजुकेशन का राइट भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि हर कोई पर्सन है वो बाय बर्थ क्या होता है, रिच नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि हर किसी के लेबर को वैल्यू देनी चाहिए। कहते हैं कि अगर एक इंसान को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इफ़ द पुअर कुड लेबर, तो क्या होगा कि जो धीरे धीरे है सारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी, क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसके पास जा रही है, वेल्दी पर्सन्स के पास। अमीर लोग काम करवा रहे हैं ना, तो लेबर को तो कुछ नहीं मिल रहा, कम मिल रही है सैलरी। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी को डेवलप बहुत ज़रूरी है, उसमें डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर से वही पुराना टाइम आ जाएगा, सारी पावर एक पर्सन के हाथ में चली जाएगी। सो मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड। उन्होंने रैली स्टार्ट की, जो बदलाव लाना चाहते थे। लिबरल और रेडिकल ग्रुप ने मिलकर एक पार्टी बनाई और इस पार्टी में उनके साथ बहुत एक नेशनलिस्ट भी जुड़े। तो इन ग्रुप ने क्या कहा कि जो यूरोप में पुरानी सरकार है उनको ख़त्म करो और एक न्यू सरकार बनाओ, न्यू गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो इसके साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया क्या हुआ, सभी क्रांतिकारी बन गए, रेवोल्यूशन लाने में चले गए और वहाँ के जो राजे महाराजे थे उनके पास सारी पावर्स को ख़त्म कर दिया। एट दैट टाइम nationalists talked of revolutions that would create nations where all the citizens would have equal rights। ये रेवोल्यूशन क्यों आई थी, क्योंकि वो सब क्या चाहते थे कि सबको इक्वल राइट्स मिले। अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम लेने जा रही हूँ। आफ्टर 1815 गिज़ेप मज़ीनी, कौन है ये, एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली में। उन्होंने हेल्प की सभी की कि क्या हो, वहाँ पे सबको इक्वल राइट्स सबको मिल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडिकल्स और लिबरल्स ने मिलकर क्या किया, न्यू गवर्नमेंट की शुरुआत की, जहाँ पर सभी को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। और इसमें सबसे जो मेन रोल प्ले किसने किया है, दैट इज़ गिज़ेप मज़ीनी। ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इटली के लोगों की हेल्प की है इस चीज़ को अचीव करने में। तो अब हमारा टॉपिक आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो क्या हुआ, जब इतने बदलाव आए तो यूरोप में सोशलिज्म आने लगी। सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म होती है जब हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, जहाँ पर सब इक्वल होता है, तो वो होता है सोशलिज्म। तो सोशलिस्ट कौन होते हैं, जो इस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जो चाहते हैं कि सोसाइटी में सब इक्वल हो। जो सोशलिस्ट लोग हैं ये किसके अगेंस्ट होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। ये प्राइवेट में बिलीव नहीं रखते। ये क्यों बोलते हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट मिल होती है,
कॉर्पोरेट फैक्ट्री भी होगी, कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट होगी, वहाँ पर क्या होगा, एक पर्सन के पास सारी पावर होती है या कुछ लोगों के पास सारी पावर होती है, वो सबके बारे में नहीं सोचते। बिकॉज कहते हैं कि ये क्या करता है, वो लोग अपने खुद की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए लगाते हैं, जिनको जो सैलरी है वो भी कम मिलती है और काम ज़्यादा लिया जाता है। कहते हैं क्या हो जाता है फिर, पूरी एक सोसाइटी किसके हाथ में चलने लग जाती है, कुछ लोगों के हाथ में, सबको नहीं मिलता उसका जो उतना भी बेनिफिट होता है। तो कहते हैं कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। तो हमारे आगे क्वेश्चन क्या आया कि एक सोसाइटी प्रॉपर्टी के बिना कैसे ऑपरेट होगी, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए अगर हम वहाँ पे प्राइवेट लोगों को नहीं आने देंगे। तो सोशलिस्ट का जो एक नज़रिया था वो बिल्कुल ही अलग था। कुछ क्या सोचते थे कि कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए। कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, जो कोऑपरेशन के साथ काम करें, जहाँ पे रिच और पुअर इक्वल होकर काम करें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास नाम आता है रॉबर्ट ओवन। ये कौन है, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं। क्या करते हैं, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। इन्होंने क्या सोचा कि एक कोऑपरेटिव एक कम्युनिटी बनाए, ग्रुप बनाया जाता है जिसको उन्होंने नाम रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इंडियाना का मतलब है USA। तो दूसरे जो सोशलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया है इसको हम बड़े लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, एक क्या बने, एक गवर्नमेंट बनाओ, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो हमारी हेल्प करे, किसके लिए, इन ग्रुप्स को बनाने के लिए। गवर्नमेंट अगर परमानेंट लिख देगी कहीं पर, उसका एक नोटिस आ जाएगा तो सभी इस कोऑपरेटिव की बात मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है फ्रांस में है लुइस ब्लैंक। उन्होंने क्या कहा, एक गवर्नमेंट चाहते थे किस चीज़ के लिए, जो कोऑपरेटिव्स बनाए और ये जो प्राइवेट हैं लोग हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के अपना रूल चलाते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करे और हर चीज़ के लिए क्या हो, काम हो, सभी वहाँ पर काम करे और इक्वल सैलरी मिले। किसी कोई रिच नहीं होगा, कोई पुअर नहीं होगा, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब मिलकर काम करेंगे। ओके। तो इस सोशलिज़म का जो आइडिया था ये यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा और एक दो न्यू नेम हमारे सामने आए लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन के बाद। वो थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ये वो लोग थे जो कहते थे कि सोसाइटी में कैपिटलिस्ट क्लास रिच लोग होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रिच लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा होता है, कोई भी अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और लोगों को वहाँ पे काम करने के लिए बुलाते हैं, वहाँ पे उनको सैलरी भी अच्छी नहीं देते और जो उसका फ़ायदा होता है वो खुद ले जाते हैं। अब एग्जांपल आप खुद देखो, हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है कि आप प्रोडक्ट बनाओ, पर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके कितना महंगा मिलता है। ठीक है, तो फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला कि जो मज़दूर काम कर रहा है उसको तो इतना फ़ायदा ही नहीं हुआ, इतने पैसे ही नहीं मिले और उसके मालिक ने वो सामान बेचकर इतने पैसे कमा लिए। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं कि कभी भी लेबर क्लास को फ़ायदा ही नहीं हुआ। उनकी सोच ऐसी क्यों थी? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स था ना, वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर और मदर की डेथ भी हो जाती है। वो क्या है कि सब वो मज़दूर फैमिली से बिलोंग करता है। वो देखता है कि मज़दूरों को, लेबर क्लास को, पुअर पीपल को कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो कार्ल मार्क्स की सोच क्या थी, वो चाहता था कि अगर लेबर क्लास चाहती है कि उनको सब कुछ मिले तो वो अपनी आवाज़ उठाए, एक ग्रुप बनाए, एक सोसाइटी बनाए और वो सोसाइटी कौन सी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, कि कोई भी रिच नहीं है, कोई भी पुअर नहीं है, तो सारा जो पावर है, पैसे किसके हाथ में आने चाहिए, लेबर क्लास के पास। अगर जैसा वो काम करते हैं, जितनी मेहनत करती हैं, उनको उतने पैसे मिलने चाहिए। इसीलिए उन्होंने लेबर क्लास को कन्विंस करना, मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक बच्चे आप लोगों को कार्ल मार्क्स, ये सोशलिज़म क्या होता है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है सपोर्ट फॉर सोशलिज़म। सपोर्ट फॉर सोशलिज़म में क्या बात कही गई है कि 1870s का जो टाइम है,
तो पूरे यूरोप में ये जो सोशलिज़म की बात थी ये फैलने लग गई कि सोसाइटी के बारे में सोचो, लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए, रिच को ख़त्म करो, सारी पावर रिच के पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड इंटरनेशनल ने किस तरह से अपना काम किया। तो सेकंड इंटरनेशनल जो एक ग्रुप है, इसके बनने के बाद क्या होता है, जो इंग्लैंड और जर्मनी में जितने भी वर्कर हैं, लेबर थे, उन्होंने अपने ग्रुप्स, अपनी एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी। वाई? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, कि उनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने को मिले और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी सही हों। उन्होंने उन लोगों की हेल्प की जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, जिनको सैलरी की ज़रूरत है, और क्या कहा कि सबको वोट डालने का राइट है। उसके बाद क्या देखा हमने कि जर्मनी में जो ये ग्रुप थे वो एक पार्टी के साथ जुड़ गए, उनकी पार्टी एक बन गई जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो गई और जीत गए। बाय 1905 तक क्या हुआ, जो ये सोशलिस्ट थे, ये लेबर थे जितने भी, उन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी, कहाँ पर, इंग्लैंड, ब्रिटेन में, और उस पार्टी का क्या नाम रखा, लेबर पार्टी। आज वहाँ पर ये पार्टी है इंग्लैंड में, आज 2 पार्टी है, जो कि फर्स्ट है लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। और फ्रांस में भी एक पार्टी बनी इन सबको देखकर, वो पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो हमने देखा कि ये सोशलिज़म ने कितनी हेल्प की, सोसाइटी के बारे में सोचने लगे लोग, इतने अवेयर हो गए कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे 1914 तक क्या हुआ कि जो सोशलिज़म का काम है वो ज़रूर चला, पर पूरे यूरोप में कभी भी सोशलिज़म को फॉलो नहीं किया गया। सोशलिस्ट अपनी पार्टी नहीं बना पाए अभी तक पूरे यूरोप में, जगह जगह पर है पर सभी पूरे यूरोप में नहीं है। चाहे उनको पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स के लिए काम ज़रूर मिला, चाहे वो उनको सीट्स मिली हैं, पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने लॉज भी बनाए हैं, पर आज भी वहाँ पर जो गवर्नमेंट है कौन चलाते हैं, कंजर्वेटिव लोग चलाते हैं जो कोई चेंज नहीं चाहते, लिबरल चलाते हैं जो रिच का साथ दे जाते हैं, और रेडिकल्स जो सिर्फ मेजॉरिटी लोगों का ही साथ देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि यूरोप में किस तरह से सोशलिज़म आई, कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, जो मैं आपको बातें जो मैंने पूरे आपको इस लेसन में बताई है ना, वो आपने बहुत ध्यान में रखनी है। जो चीज़ मेंशन की है वीडियो में, जैसे ईयर है, कौन आया, किसने क्या कहा, बस ये समझना है, कोई मुश्किल नहीं होती। हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको इतने अच्छे से समझ आ चुका है। ओके, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो उसके बाद मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आया, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और उसके साथ ना जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँ, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।